हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो है यहाँ से आगे का जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये 60 संग्रह का जो है हम लोग बर्नवाल सर का जो है हम लोग जो रिवीजन करे थे उसमें से ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जो गुप्त साम्राज्य होगा। ठीक है, गुप्त वंश हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं गुप्त काल। आज हम लोग जो है गुप्त काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुप्त काल से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। ठीक है, इसके बाद नगरों का क्रमिक पतन। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल में जो है क्रमिक पतन यानी नगर जो है पतन की ओर जा रहा था। किस काल में? तो ये गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है। यानी प्राचीन भारत में जो है किस वंश के शासन काल को जो है गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है या स्वर्ण युग के रूप में? तो ये किसको? तो ये गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ठीक है, यानी गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो ये किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक। 275 से 550 ईस्वी तक जो है शासन किया था। कौन? तो गुप्त वंश ने। ठीक है, इसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। यानी समुद्रगुप्त जो है प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्या? परम भागवत की जो है उपाधि धारण की थी। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद जो गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि इसके बाद कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके बाद गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत जो है किसने स्थापना किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत जो चलाया था वो किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का जो एक अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो ये था देवगुप्त। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित था? यानी किस बंदरगाह से? तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, पूछा जाएगा ताम्रलिप्ति क्या था? तो एक बंदरगाह था। ठीक है, पतन बंदरगाह को ही बोला जाता है, डॉकयार्ड जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ताम्रलिप्ति क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक है, डॉकयार्ड था या पतन था। ठीक है, तो ये किस काल से संबंधित है? ये तो गुप्त काल से संबंधित है। उत्तर भारतीय व्यापार के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, से समुद्रगुप्त के जो है शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलता है। कहाँ से? इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से जो है समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में तथा सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इसके बाद गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के पर जारी किए थे। कौन शासक ने जो है सबसे पहले कौन से गुप्त शासक ने जो है सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी किए थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये दिनार को कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है? तो दिनार को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी
स्मृति में बनाया गया है? लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया है? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में, ठीक है। किसके स्मृति में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में बनाया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है स्मृति में बनाया गया, ठीक है, लौह स्तंभ, ठीक है। ये किसके प्रांगण में है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, ठीक है, उसके पास में, ठीक है। इसके बाद किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता किस शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद शक शासकों की प्रमुख उपाधियाँ। श्रीगुप्त कौन सा उपाधि धारण किया था? तो ये आदिराज का, महाराज का उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का और विक्रामक का, ठीक है। स्कंदगुप्त किसका उपाधि धारण किया था? शक्रादित्य का और शक्रोपम का, ठीक है, शक्रोपम का, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त किसका उपाधि धारण किया था? पराक्रमक का, ठीक है। और कुमारगुप्त किसका? तो महेंद्रादित्य का, ठीक है, किसका? महेंद्रादित्य का, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम किसका? तो ये महाराजा धीराज का, किसका? महाराजा धीराज का उपाधि कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेक, ठीक है, किसका लेक? तो सूपिया का लेक स्थित है, ठीक है, जो गुप्त वंश के घटोत्कच गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है। गुप्त वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? घटोत्कच वंश भी कहा जाता है, ठीक है, सूपिया लेख में, ठीक है। किस लेख में लिखा हुआ है? तो ये सूफिया लेख में ऐसा लिखा गया है कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो गुप्त काल के जो कुछ अधिकारी के बारे में देख लेते, ठीक है। इधर अधिकारी है और इसका विभाग। महासेनापति किस विभाग के होते थे? ये सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। क्या होते थे? सेना के सर्वोच्च अधिकारी जो है महासेनापति होते थे। महासेनापति कौन होते थे? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। इसके बाद रणभंडागारिक, ठीक है, ये कौन होते थे? तो ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। सेना का जो पूर्ति करने भंडागारिक का मतलब ही होता है जो सेना का जो ज़रूरत का सामान जो होता था, आवश्यक चीज़ें, उनको पूरा करना होता था, ठीक है। तो उस पूरा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रधान को क्या कहा जाता था? तो रण भंडागारिक, ठीक है। इसके बाद अगला है कि महासंधि विग्राहक किसे कहा जाता था? युद्ध एवं शांति का प्रधान, ठीक है, युद्ध एवं शांति का प्रधान। यहाँ पर महासंधि लिखा गया, ठीक है। महासंधि मीन्स क्या? संधि मीन्स जो दोनों के बीच जो संधि, यानी दो राजाओं के बीच, जो योद्धा के बीच जो संधि होता था, उसी यानी युद्ध एवं संधि का जो प्रधान होता था, ठीक है। इसके बाद भंडारगराधिकृत, ठीक है, ये किसे कहा जाता था? तो राजकीय कोष का प्रधान, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था, ठीक है। इसके बाद महाअक्षपटलिक कौन होता था? तो ये अभिलेख विभाग के प्रधान होता थे। कौन? तो अभिलेख विभाग के ये प्रधान होते थे, ठीक है। इसके बाद सर्वाध्यक्ष कौन होते थे? ये केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। कौन होता था? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था, ठीक है। इसके बाद महाप्रतिहार कौन होता था? ये राजा यानी राजप्रसाद का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था। राजप्रसाद का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी कौन होता था? महाप्रतिहार होता था, ठीक है। इसके बाद ध्रुवाधिकरण कौन होता था? तो ये भूमि कर वसूलने वाले विभाग के जो प्रधान होते थे। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होता था ध्रुवाधिकरण,
ध्रुवाधिकरण, ठीक है। इसके बाद अग्रहारी कौन होता था? तो ये दान विभाग का प्रधान होता था। दान विभाग का प्रधान कौन होता था? तो ये अग्रहारिक होता था, ठीक है। इसके बाद महाबलाधिकृत कौन होता था? महाबलाधिकृत तो सेना का सेनापति या सर्वोच्च सेनापति, ठीक, सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, महाबलाधिकृत, ठीक है। इसके बाद महादंडनायक कौन होता था? तो ये न्यायाधीश होता था, ठीक है। महादंडनायक कौन होता था? तो ये न्यायाधीश के रूप में होता था, ठीक है। न्यायाधीश कौन होता था? तो महादंडनायक, ठीक है। इसके बाद दंडपाशिक कौन होता था? तो ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे? पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी महादंडपाशिक, ठीक है। और महादंडनायक कौन होता था? तो ये न्यायाधीश होता था, ठीक है। इसके बाद विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक कौन होते थे? तो ये शिक्षा अधिकारी होते थे। कौन? तो शिक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था? विनय, यानी विनय स्थिति स्थापक, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये सुश्रुत, ठीक है। आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये सुश्रुत, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन जो है काफ़ी यानी कालित ज्योतिष से संबंधित है? तो ये छपनक। कौन? तो ये छपनक जो है फलित ज्योतिष के रूप में यानी ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से 415 ईस्वी तक स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का जो है आश्रयदाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वयं एक विद्वान भी था और विद्वानों का जो है आश्रयदाता था, ठीक है। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, द्वितीय के दरबार में, ठीक है, या उसके समय में जो है क्या रहते थे? नवरत्न यानी 9 विद्वानों का जो है समूह निवास करते थे, ठीक है। इनमें कौन कौन से थे? तो इनमें जो है कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, कपरक, ठीक है, वरामिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे, ठीक है। ये सब जो विद्वान किसके? तो ये नवरत्न, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के रूप में थे, ठीक है। इसके बाद शक एवं गुप्त संवतों के मध्य अंतर है। शक और गुप्त संवत जो है उसके मध्य कितने वर्षों का अंतर है? तो ये है 242 वर्ष का। कितने? 242 वर्षों का अंतर है, ठीक है। इसके बाद गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? तो ये रूपक दिया गया। क्या नाम दिया गया है? रूपक दिया है। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी के जो मुद्रा होते थे उसको क्या नाम दिया गया है? तो ये रूपक नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद कुमारगुप्त जो है कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया है? तो ये किस श्रेणी का उल्लेख किया है? तो ये तंतु वाय का उल्लेख किया है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में जो है कुमारगुप्त कालीन जो है मंदसौर अभिलेख में जो है किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो ये तांतुवाय अभिलेख का जो है तांतुलय श्रेणी का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है। तांतुलय श्रेणी का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय। जय हिंद, जय भारत।